हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग पूरा हो गया था, उसका थ्योरी। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग को कराना बाकी था लेवल 1 का, तो उसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। हालांकि उससे पहले पीरियड टेबल और उसका क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर शायद 1 घंटे के बाद पीरियड टेबल में कुछ लोग को थ्योरी उसका नहीं समझ में आया था, तो उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो हो गया, जिसको हम आई लिखते थे, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, या फिर एटॉमिक साइज को लेकर जो भी बात थी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इसको आप फिर से, इस प्रॉपर्टी को फिर से बढ़िया से समझाया गया, आप उसको समझना, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो पीरियड टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी भी हो गया, उसके केवल क्वेश्चन आंसर बाकी हैं लेवल 1 के। और इसमें केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पहले से भी काफ़ी लोगों ने इसको कहा था कि इसको अथी कर पढ़ाने के लिए, और ये चैप्टर कहीं है नहीं, ठीक है, किसी भी क्लास 9 के एनसीईआरटी में भी नहीं है कहीं भी। इसमें खासकर केमिकल काइनेटिक्स, ये तो बिल्कुल नया चैप्टर है, क्लास 12 में इसको पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन उस तरह से डिटेल में नहीं पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में। जितना इसमें बताया गया हम उतने में ही अभी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में कैसे क्या होता है, और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में नहीं बताए गए। इसमें केवल फंडामेंटल चीज़ें बताई गई, तो उसी को डिस्कस करेंगे। और बाकी केमिकल इक्विलिब्रियम जो कंसेप्ट है, ये इसमें ली चैटर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात होगा, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के बारे में बात होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात होगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे जो हमारा जो केमिकल जो रिएक्शन है उसमें किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, और क्यों प्लस साइन माइनस साइन आता है लिखते समय, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। कंसंट्रेशन के किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जनरली मोल्स पर लीटर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस तरह से हमको समझेंगे। और जो रेट ऑफ रिएक्शन किससे अफेक्टेड होता है, तो अर्हेनियस के कंसेप्ट को, एक साइंटिस्ट थे अर्हेनियस, शायद स्पेलिंग सही है गलत देख लेना, अर्हेनियस के कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होता है, कैसे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो क्या पूरा बदल जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर डिस्कस होगा, और इसको पहले खुद से भी एक बार पढ़ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ठीक है चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ध्यान रखने से ही होगा। तो इसीलिए मैं एक बार में इसको सोचूंगा पूरा ख़त्म करने के लिए। अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले हम, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम को जानेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, फिर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही चीज़ें हम मेनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कि वो रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि हो रहा है जैसे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन फास्ट क्या है, तो फास्ट का एक हम देख लेते हैं सोडियम। तो सोडियम को जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में लाते हो, ऐसे सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाओगे, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में लागोगे, या उसको चलो वाटर में रख दिया, तो हालांकि रखना मत, काफ़ी एक्सप्लोजिव नेचर का रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजिव। इनफैक्ट आपके स्कूल में कुछ लोगों ने ऐसा भी किया भी होगा, और कहा होगा कि देखो पानी में भी हमने आग लगा दिया। तो दरअसल और कुछ नहीं करते, वो लोग वाटर में सोडियम या पोटेशियम को डाल देते हैं, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत हाईली एक्सप्लोजिव होता है, और वो क्या बनाता है प्रोडक्ट में हमारा, सोडियम ऑक्साइड। ऑफ कोर्स सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, बिकॉज जहां जहां कंबसन है वहां वहां क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि कंबसन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो नॉर्मल, उसमें CO2 गैस केवल होते हैं, ताकि ऑक्सीजन के कनेक्शंस को कट कर सके। तो अब हम दोबारा आते हैं, तो फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट टाइप के भी रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। आप जो खाना खाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार खाना खाया तो कल परसों तक पच ही रहा है, ऐसा नहीं है। आज ही खाया, 3 टाइम खाया या 2 टाइम, जो भी, आज ही पचा, ठीक है, 24 घंटा के अंदर सारा चीज जो भी है।
रेस्पिरेशन हो गया, कुकिंग ऑफ फूड भी हो गया। कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल, कुकिंग ऑफ फूड एक केमिकल चेंज ही है एक तरह से, और जो भी रिएक्शन उसमें भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है ना। तो ये सब इंटरमीडिएट क्या है, ये सब ना ज़्यादा फास्ट होते हैं ना स्लो होते हैं। तो तीन तरह के मेनली इंस्टेंटेनियस जो होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। इस चैप्टर में जो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ेंगे वो रिएक्शंस मेनली क्या होंगे, मॉडरेट रिएक्शन होंगे, ठीक है ना, जिनको ज़्यादा समय लगेगा, ना जिनको एकदम तुरंत ना हो जाए। तो जैसे कुछ इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको पता है कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर जनरली देता है। ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ एक्टिव मेटल्स। देखो एक्टिव मेटल्स कौन कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। इनफैक्ट ग्रुप 1 याद है पीरियड टेबल, ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स अधिकतर वो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 2 भी एक्टिव मेटल्स ही हैं, उनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें मैग्नीशियम आता है। उसके बाद फिर हमारा जितने भी +2 के वैलेंसी वाले हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, ग्रुप 2 में वे सब आते हैं। और ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, याद रहेगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज ये सब एक्टिव। और ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनका जो हम देखते हैं कि इन लोग जो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसीलिए जनरली इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये सब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के एग्जांपल हो गया, और ये दोनों एक एग्जांपल किसके हैं, स्लो रिएक्शंस के हैं। और नीचे देखोगे तो इंटरमीडिएट मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल है। तो मेनली हम चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन को तक ही इसको केमिकल काइनेटिक्स को देखेंगे। अब आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मान लो एक ए से बी एक प्रोडक्ट है ना, ए से बी एक रिएक्शन हुआ। ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है ना, स्पेलिंग लिख लो, रिएक्टेंट, सही है। ये क्या हमारा रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट्स, REACTENT, स्पेलिंग पर ध्यान देना चाहिए, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए हो सकता है वो रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाए, हो सकता है वो कुछ कैटलिस्ट क्या होता है इसको बारे में हम समझेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं, सबसे सिंपल बात यह है कि ये जो रिएक्टेंट है, ये इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, मान लो शुरू में हमने कितना लिया, मान लो 3 मोल पर लीटर लिया, पर लीटर। और वैसे भी मोल पर लीटर को ही क्या लिखते हैं, मोलरिटी लिखते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा 3 M लिखूंगा, ठीक है। याद है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम ml में भी लेके बैठे हुए हैं, नहीं। और मोलरिटी क्या होता था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, ये नहीं कि ग्राम में। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं। तो फिर से ये जो रिएक्टेंट है ए, इसका अपना कुछ क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन जनरली हम लोग किस में रखते हैं, मोलरिटी में। मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर ml नहीं। बहुत लोग सोचेंगे कि मोल पर ml लिख देते हैं। तो ए का अपना कुछ शुरू में मान लो मैंने ले लिया 3 मोलरिटी ए का। तो ये धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो बी कुछ ना कुछ, बी तो शुरू में 0 था, धीरे धीरे ये बनते जाएगा, ये बनते जाएगा, ठीक है। हम इस समय इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी बताता हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो शुरू में 3 मोलरिटी था, उसके बाद ये बी तो शुरू में 0 था। अब जब रिएक्शन होते होते पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, ये इसका कंसंट्रेशन सबसे मैक्सिमम होगा, और ये हो सकता है 0 हो जाए, रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म हो जाए, और ये पूरी तरह जितना था रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अब प्रोडक्ट से हम दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस में हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अब प्रोडक्ट से मैं चाहता हूँ कि नहीं दोबारा रिएक्टेंट बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन मान लो ए जो है, ये तीन मोलरिटी में ले लिया, लेकिन मैंने देखा कि ठीक है रिएक्शन होते गया, लेकिन ये अभी भी 1 मोलरिटी बच गया,
ठीक है। और ये जितने रिएक्शन हुए ये कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, बी भी कुछ ना कुछ बना होगा, इसका भी अपना कुछ कंसंट्रेशन होगा। शुरू में तो 0 ही होगा लेकिन बाद में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा रिएक्शन हो गया लेकिन फिर भी एक मोलर ए जो है वो एक मोलरिटी बचा हुआ है और बी भी कुछ ना कुछ बचा होगा, ठीक है। और जो भी अपना 2 मोलरिटी है जो भी, वो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है ना, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बचा होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, आपस में एक बैलेंस में है। अब आगे न तो ये बढ़ रहा है न वो बढ़ रहा है, कोई रेट ऑफ रिएक्शन न तो फॉरवर्ड में और न ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है बैकवर्ड। जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है वही रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड है। तो इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जब रेट ऑफ, उसको डिटेल में बहुत पढ़ना है, अभी अभी तो केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता रहा था। तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल कह देते हैं, ऊपर वाला इरिवर्सिबल जहाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, एक बार बन गया तो बन गया, लेकिन ऐसे में आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो इसको रिवर्सिबल, अभी और डिटेल में समझना है इसको, मैं तो बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, रिवर्सिबल वगैरह तो अभी नहीं जानना, नीचे बहुत डिटेल में जानना है इसको और इसके प्रॉपर्टीज और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक कॉलम ही दिया हुआ है आपके बुक में। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से अगर इसको सुनोगे तभी जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी क्या होंगे, बनेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ग्राफ्स बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें और लेवल 1 के क्वेश्चंस में भी ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो मैं सारे बताऊंगा। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन इन यूनिट टाइम, ठीक है, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे, आर बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। देखो आर क्या है हमारा, रेट ऑफ डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टाइम डेल्टा, आर इज अ रेट ऑफ क्या है, रिएक्शन। ध्यान से समझना, आर इज रेट ऑफ रिएक्ट और डेल्टा सी है या डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से यही एग्जांपल लूंगा ए का, जैसे कि ए जो है ए किस में बना, मान लो बी में बना। तो शुरू में इसमें मान लो 3 मोलरिटी था, बाद में 1 मोलरिटी हो गया, कितने सेकंड में हो गया ये, मान लो 2 सेकंड में ऐसा हो गया। 2 सेकंड में ही ए का जो रिएक्टेंट है वो हमने 3 मोलरिटी लिया, ठीक है, समझ जाना। तो 3 मोलरिटी ले लिया, 2 सेकंड बाद मैंने देखा कि ए जो है जो रिएक्टेंट है वो एक ही मोलरिटी बचा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो शुरू में तो बाद में कितना हमारा, हमने शुरू में इसको कितना लिया तो 3, ठीक है, इसका कितना लिखेंगे, बाद में हमारा 1 मोलरिटी हो गया, शुरू में था 3, ठीक है। और इतने सब में कितना समय लगा तो 2 सेकंड लगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, -2/2, यही ना, नीचे डेल्टा टी लिखते हैं ना। तो टी इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन शुरू हुआ, टी इज इक्वल टू 2 पे हमने नोट किया, ठीक है। तो हमारा डेल्टा टी क्या हो गया, कितना हो गया 2 - 0, तो यानी आर इज इक्वल टू -1 और इसका क्या यूनिट होगा, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, टाइम, है ना, ठीक है, क्योंकि नीचे टाइम दिया हुआ है। तो आर इज इक्वल टू -1 मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। ये समझने की बात है कि माइनस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं रिएक्टेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट का जो रेट है रिएक्शन का वो नेगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट तो घट रहा है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है। तो इसलिए प्रोडक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। यही कारण है कि फॉर ए रिएक्शन, आप समझ रहे हो इस बात को, कि डेल्टा जो सी है या डेल्टा ए है, ठीक है, जो भी आप कह दो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, डेल्टा ए मतलब ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, कुछ भी है डेल्टा ए तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। कुछ इसी तरह से है जैसा आप लिखते हो ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू या फिर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू चेंज, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन डेल्टा टी। कुछ इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन जो टाइम गिवन है ना, उस टाइम में कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ, किसी फिक्स टाइम में जितना चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हुआ वो दोनों को आप क्या कर दो, रेशियो ले लो, वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट क्या होगा, तो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर होता है ना। दरअसल मोल, एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ तब दिखेगा, मोल
पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मोल इनटू लीटर के पावर -1, क्योंकि आपको पता है ना कि 1/x इज इक्वल टू एक्स के पावर -1 लिखते हैं, 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स के पावर -2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? एक एक्सपोनेंट में पढ़े होगे ना, ठीक है। तो अगर कोई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन और चेंज इन कंसंट्रेशन आपको समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो सेकेंड होता है, वो मिनट नहीं होता है और ना ही आवर होता है। हमने मेजरमेंट में भी पढ़ा था, क्लास 6 में ही था कि जो हमारे 7 चीज होती हैं जिनका हम यूनिट्स लेते हैं, जिसमें टाइम, डिस्टेंस है ना, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सेकंड था, मीटर था, एम्पियर था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए फ्लक्स था, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हमने पढ़ा था 7 चीजें। तो इसीलिए यहाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड यही हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और नीचे भी टाइम में 1/सेकेंड है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो हमारे रिएक्टेंट के लिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के लिए R कितना हो जाएगा, +डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है तो वहां पर प्लस साइन लग जाएगा। वैसे भी आप देखो ना, प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल तो ए में कम हो जाएगा, तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो माइनस ही आएगा। और अगर प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में तो बाद का कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो जाएगा, और पहले का कंसंट्रेशन कम था, 0 ही था, तो कुछ ज़्यादा में से बहुत कम घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। इसीलिए एक R यहाँ पर R इजिकल टू -डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, एक R इजिकल टू +डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। समझ में आ रहा है? वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर अभी गिव अप कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, आप रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस रिएक्शन को बैलेंस करो। चाहे वो क्वेश्चन कहीं भी आया हो, सबसे पहले काम क्या करना है केमिकल काइनेटिक्स में या केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, उस रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो कि दोनों तरफ जो रिएक्टेंट है और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं N2 + O2, तो इधर तो 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। क्या इधर 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है? बिल्कुल है, देख रहे हो 2NO है। तो ये क्या हमारा बैलेंस्ड है। तब राहत की सांस लो कि वो बैलेंस्ड रिएक्शन है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो क्या रेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, NO को क्या बोलते हैं गाइस, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बेसिक एसिडिक नेचर ही होता है, काफी एसिडिक होता है ये। तो NO को नाइट्रिक ऑक्साइड भी कर दो, NO को। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स अगर 1 मोल मैंने नाइट्रोजन का लिया और 1 मोल ऑक्सीजन का लिया तो कितना, 2 मोल क्या बनेगा गाइस, 2 मोल क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और 1 मोल कहने का मतलब, मान लो 1 मोलरिटी, चलो कंसंट्रेशन पे आ जाते हैं। अगर 1 मोलरिटी मैंने नाइट्रोजन का लिया और 1 मोलरिटी मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन का लिया, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कितना बनेगा, 2 मोलरिटी, यही बनेगा ना। आप देख रहे हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 × है ना, इधर भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, दुगुना है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि अगर मोलरिटी लेते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का, तो कितना बन रहा है हमारा फॉर्मेशन, यही ना फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, दुगना है रेट ऑफ कंजप्शन के। धीरे धीरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन खत्म होते जाएगा और क्या होगा, समय के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगा। कितने स्पीड से, दुगुने स्पीड से। तो रेट ऑफ, तो फिर इसी को क्या करो, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ नहीं,
2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो 2 जब हमारा इधर आ जाएगा, किधर LHS में आ जाएगा, ये LHS है और ये RHS है, तो 2 RHS में मल्टीप्लाई में है, तो यही 2 जब LHS में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यही ना 1/2 डिवाइड में है। और बाकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ भी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारा रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसीलिए रेट विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा, ठीक है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। फिर रेट विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और रेट विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड क्या लिखेंगे, प्लस, ये सब तो माइनस में, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है ना, ये समय के साथ कम हो रहे हैं, इनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, इसलिए माइनस में। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, +1/2 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि 1/2 इसलिए लिखा हमने, क्योंकि 1/2 तो यहाँ पर आ ही था, रेट ऑफ क्या था हमारा, रेट विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड +1/2 NO अपॉन डेल्टा टी लिखे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, और देखो टाइम जो है ना सब में सेम रखना चाहिए, डेल्टा टी देख रहे हो, आगे बात समझ में, डेल्टा टी, इसमें अगर नहीं समझ में आए तो फिर बताना। हम डेल्टा टी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर देखो किसी को एक अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको नहीं, शायद हो सकता है कि ना समझ में आए, तो किसी एक को चुन लो। देखो यहाँ से मैं 2 को लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होता है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस साइन को छोड़ देते हैं, ठीक है, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल तो होगा, क्योंकि चेंज जितना समय में ले रहा हूँ चेंज इन टाइम में, उतना ही समय में इधर भी लिया, तो डेल्टा NT क्या होगा गाइस, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, NO, ठीक है। और यही तो लिखा हुआ है, देखो तो ये यही तो लिखा हुआ है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यही तो लिखा हुआ है, डेल्टा N2 इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ। तो सबसे आसान चीज पता है क्या है, इसका सबसे शॉर्टकट तरीका भी है, क्या करना कि देख लेना कि कॉफिशिएंट क्या है, तो N2 का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो क्या करना कि 1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी माइनस बराबर, और 1/1 माइनस में रहेगा डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस, अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रिक ऑक्साइड क्या क्या है, 2 है, तो 1/2, ठीक है, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी, यानी कि जितना कोएफिशिएंट रहेगा उसको 1/, कर देना और वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको लिखने का अभी और एग्जांपल्स देखते हैं तब समझ में आ जाएगा ज़्यादा। देखो जैसे यहीं पर लिखना है ये SO2 वाला, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/2, देखना इसको नीचे मत देखो कुछ, हम ये 2 है ना कोएफिशिएंट इसका, तो -1/2 डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन अभी भी ये 2 तरह के रिएक्टेंट है, SO2 O2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये 2 है तो 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा टी। आ गया समझ में, ये शॉर्टकट कैसा है, जो कोएफिशिएंट है उसको 1/, कर देना, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन का तो 1 ही है, तो 1/1 करोगे तो ओ, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, देख रहे हो, ठीक है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड 1/2 डेल्टा concentration of change of concentration in oxygen upon delta T, rate with respect to SO2, change -1/2 change in concentration of SO2 upon delta T, rate with respect to क्या हो जाएगा, देख लो ये चीज यहाँ पर पता है, ऑक्साइड में 1/2 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑक्साइड में ये 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत दे दिया है,
ऑक्साइड में केवल क्या होना चाहिए था, डेल्टा O2 अपॉन टी। देख रहे हो रेट क्या है, जो हमने लिखा वही है, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया हमारा R relative reaction। द बेसिक रीजन व्हाई डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स लाइज इन द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन rates proposed by Savante Arrhenius in 1857. This theory is applicable for एक मिनट, this theory is applicable for this theory is applicable for reactions involving gaseous reactant as it is basically originated from kinetic theory of molecular gases। तो बेसिकली अरहेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये सब क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। देखो जो भी रिएक्शन होता है, जैसे दो तरह के हमने A+B, ठीक है, A+B मिलके C बनाया और A और B दोनों गैसियस ही हैं। तो A के जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो कोलाइड करेंगे किससे, B से, और तब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे और फिर वही हमारा क्या होगा, C होगा, ठीक है। A के जो एटम्स हैं वो B से टकराते रहेंगे और वो C क्या बनेंगे, C नाम के प्रोडक्ट को बनाएंगे जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। लेकिन अरहेनियस का कहना है, ध्यान देना, कि सभी जो जैसे A के एटम्स हैं और ये मान लो B के एटम्स है, ये दोनों कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में। आपको पता है कि गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं काफी हाई स्पीड में क्या करते रहते हैं, हाई स्पीड में बहुत फास्ट मूविंग उनका वेलोसिटी होता है। तो ए के पार्टिकल्स रैंडमली हिट कर रहे हैं किसको, बी के पार्टिकल्स को, और ये मिल के क्या करेंगे, सी नाम के प्रोडक्ट को बनाएंगे। लेकिन सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। उनका कहना है कि ये जितने भी कोलिजन्स तो बहुत होते हैं, ए और बी के बीच में, ए और बी के एटम्स के बीच में न जाने कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन इन सभी के कोलिजन से सी नहीं बनता है। केवल उन्हीं कोलिजन से सी बनता है जब ए का एटम एक्टिवेशन किसी एक खास थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड मतलब एक सीमा के ऊपर का एनर्जी का एक ए का एटम हो, यानी कि कम एक ऐसा एनर्जी, कहते हैं ना कि मिनिमम एनर्जी, कम से कम उसके जितना एनर्जी का ए एटम, और बी भी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर का एक मिनिमम एनर्जी से, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम एनर्जी से ऊपर का एनर्जी का अगर बी एटम हो, वो दोनों आपस में जब कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तब जाके कंपाउंड सी बनेगा। इसीलिए समझ में आ रहा है, सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। वैसे ही कोलिजन से प्रोडक्ट बनेंगे जब रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं, उनका जो एनर्जी है वो एक मिनिमम एनर्जी से ऊपर हो, क्योंकि उसके नीचे होंगे तब क्या कोलाइड करने पे प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो A chemical reactions take place due to collisions between the reactant molecules। और ये गैसियस की बात हो रही है। That the rate of reactions does not correspond to the number of collisions taking place in the reaction। That means all collisions do not lead to the formation of products। The collision which finally lead to transformation of reactants into products are called effective collision। इससे effective collision के चलते प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का अब सब समझ में आ गया होगा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो तुमसे पूछता है N2 + 3H2 क्या बनाता है, 2NH3, ये अमोनिया वाला बना है ना। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू N2 देखे तो कितना होगा, -Δ N2 अपॉन ΔT, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना होगा, तो इसको बराबर लेके 3 है कोएफिशिएंट ना हाइड्रोजन का, तो क्या लिखेंगे, -1/3 डेल्टा of concentration of hydrogen upon change in time is equal to, अब rate of reaction with respect to अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं, तो इन अमोनिया का क्या होगा, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, और ये सीन से प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे, +1/2 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा ना। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू ये चीज हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में, तो बस कोफिशिएंट देखना और उसको 1/, कर देना और प्लस माइनस साइन लगा देना। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, और प्लस कब लगाना है, जब प्रोडक्ट हो। और क्यों ऐसा करते हैं तो ये भी हमने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं दोबारा फिर से वही पर, अरहेनियस के कोलिजन थ्योरी पे।
तो फॉर द इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग पार्टिकल शुड बी एसोसिएटेड विद सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने कहा था ना, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज आल्सो नेसेसरी दैट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन प्रॉपर डायरेक्शन। ऑफ कोर्स उनका जो जब टकराते समय उनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। द रेस्ट ऑफ कोलिजन्स आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन्स as they do not lead to the formation of product. The reactant molecules which are associated with different energy must gain some energy and reach threshold energy. This energy which the reactant molecules have to acquire in order to lead to the effective collision is called activation energy. ठीक है, reactants molecules को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकें, और ये जो एनर्जी जो उनको चाहिए उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, reactants molecule with different energy must gain some energy to reach threshold energy। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए सभी मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जो दोनों हमारे टकरा रहे हैं, ए और बी जो रिएक्टेंट है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी है, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए उनको जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है, मान लो एनर्जी इनका यहीं तक है, लेकिन इनको यहाँ है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी विच द रिएक्टेंट हैव टू एक्वायर इन ऑर्डर टू लीड टू द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि द एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू एक्वायर इन ऑर्डर टू लीड टू द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उन सभी से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, उन्हीं से प्रोडक्ट बनेंगे जब उस मॉलिक्यूल का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो, खास एनर्जी से ऊपर का एनर्जी का उसके पास, तब जो कोलाइड करेंगे और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तब जाकर प्रोडक्ट्स बनते हैं। The reactions which are associated with low activation energy are fast and the reactions which are associated with high activation energy are स्लो। तो जिस किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन का क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम को जब वाटर में आप डालते हो तो इसका जो H2 में डालते हो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, यानी कि कम ही एनर्जी में इसके पार्टिकल्स जो है कोलाइड करते हैं और रिएक्शंस का क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि अगर पार्टिकल को कम एनर्जी भी दिया जाए ना तो क्या होगा, वो क्या प्रोडक्ट बना देगा, क्या बनाएगा इस केस में, सोडियम ऑक्साइड। आप समझ रहे हो इस बात को कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स को बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। किसके लिए, एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए। किसी भी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी ही वह एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाती है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी ही वह एनर्जी है जब उस एनर्जी से जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तब जाके, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं तब जाके प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो है, यानी कम एनर्जी में ही मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन करने लगे कम एनर्जी में ही, तो ऐसे रिएक्शंस क्या होंगे, बहुत फास्ट होंगे। और ऐसे रिएक्शंस जिनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी दोगे तब मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहते हैं तब, और ज़्यादा एनर्जी दोगे तब इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस फास्ट होंगे या स्लो होंगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए 1/, लिखते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/, इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो ना 1/2 ये कितना होता है 0.5, लेकिन 1/5 लिखोगे तो कितना होता है 0.2। तो अब देख रहे हो नीचे का वैल्यू को मैंने 2 से 5 में बढ़ाया तो क्या मिला, हमारा वैल्यू घट गया ना। 1/2 का वैल्यू है, 1/2 का वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, 1/5 से, लेकिन नीचे तो बढ़ गया, डिनोमिनेटर में तो वैल्यू बढ़ा, 2 से 5 हुआ, लेकिन फिर भी 1/2 इज ग्रेटर देन 5। पता है ना ये चीज कि नीचे बढ़ाते हैं तो पूरा वैल्यू क्या होता है, घटता है। डिनोमिनेटर के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो पूरा जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो घटता है, और डिनोमिनेटर के वैल्यू को घटाते हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है। वही रिलेशन है,
कि एक्टिवेशन, तो इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द molecules which cross the energy barrier and reach threshold energy form an activated complex. This complex which is at high energy distress loses energy and form products. अब जो इफेक्टिव कोलिजन हुआ, इफेक्टिव कोलिजन होने से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। एनर्जी जब कोलाइड हुआ, ए और बी, याद है वो रिएक्शन, फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस बी क्या बना है? सी। ये कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स जो इनका जो इनके ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी था, है ना, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रहेगा तभी जाके, और प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा तभी जाके क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा। और इफेक्टिव कोलिजन होने से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, सिंस इन दोनों के इफेक्टिव कोलिजन से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, तो उसका एनर्जी तो बहुत हाई होगा। लेकिन आपको पता है ना कि एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी हाई होने से स्टेबिलिटी कम होता है, तो वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो एनर्जी लूज करेगा और तब प्रोडक्ट क्या बनाएगा? सी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा स्टेबिलिटी कम होगा। एक छोटे बच्चे में बहुत अंदर एनर्जी होता है, ठीक है, छोटे बच्चे उसके पास बहुत एनर्जी है, क्योंकि करने को तो कुछ है नहीं, तो अपनी एनर्जी का क्या करेगा? कहाँ यूज़ करेगा? तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, उसको ना पढ़ना है ना कुछ चीज़ का टेंशन नहीं है उसको, ठीक है, ना स्कूल जाने का टेंशन है ना कुछ, तो क्या करता है अपनी एनर्जी को तो उसके पास बहुत एनर्जी क्या होता है? स्टोर होता है, तो इसलिए उसका स्टेबिलिटी कम होता है। कभी आप देखो कि वो शीशा फोड़ रहा है, कभी ग्लास फोड़ रहा है, कभी कुछ कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहेगा। तो एनर्जी, अगर सोच लो जिस दिन आपका स्कूल नहीं रहता उस दिन आप क्या करते हो? घर में पूरा हल्का आंधी आ जाता है, तो आपके अंदर एनर्जी है तो जितना ज़्यादा रहेगा और आपका स्टेबिलिटी उतना ही कम रहेगा। तो ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर थी, वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ इफेक्टिव कोलिजन हुआ और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी लूज करेगा और प्रोडक्ट सी बनाएगा। ठीक है, एनर्जी लूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसने एनर्जी नहीं लूज किया, प्रोडक्ट तो बना, लेकिन अगर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बना, लेकिन अगर उसने एनर्जी लूज नहीं किया तो क्या प्रोडक्ट स्टेबल रह पाएगा? नहीं, फिर उससे कुछ और बन जाएगा। तो ये चीज समझना था। तो ये 7 पॉइंट थे रहनियस के, आप समझ में। तो गैसियस, ये मेनली गैसियस रिएक्टेंट्स को लेकर थे। दिस थ्री इज एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन पे आएंगे। तो देखो कंसंट्रेशन, अगर रिएक्शन है और प्रोडक्ट बना, अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना, अगर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे तो क्या हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके। द रिएजेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरबाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टेंट कोलिजन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जैसे ए प्लस बी ये सी दिया, तो अगर बी के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे और सी ए के कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे, यानी ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। मान लो पहले हर 1000 में से 10 कोलिजन इफेक्टिव था, लेकिन अब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो क्या 1000 जो कोलिजन होगा? अब मान लो 1,00,000 कोलिजन होगा, तो 1,00,000 कोलिजन में तो 10 क्या होगा हमारा? 1,00,000 कोलिजन में कम से कम 1000 क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन तो होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ गई ना। जैसे इंडिया की आबादी बहुत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उतनी आबादी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तो आबादी लगभग 17 करोड़ से कम ही है, उससे कम 2 करोड़ है भैया ऑस्ट्रेलिया का 2 करोड़ है। अच्छा ठीक है, तो जैसे इंडिया का आबादी इतना सारा है तो कहीं ना कहीं तो टैलेंटेड प्लेयर मिल ही जाएगा उनको, चाहे क्रिकेट में हो चाहे कुछ में, जरूरत ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा खोजने का, वहाँ कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि इतना आबादी है। ऑस्ट्रेलिया में तो उस तरह का नहीं है, वहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि
जन्म से टैलेंटेड तो बहुत कम लोग होगा ना उतना आबादी में, यहाँ ज्यादा चांस है मिलने का क्योंकि यहाँ का आबादी ज्यादा है। उसी तरह से जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाने के चलते हमारा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट का जो पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो नंबर इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएगा। बस ये दो तरह के यहाँ ग्राफ दिए हुए हैं। देखो टाइम बढ़ने के साथ साथ ये क्या है हमारा, क्या है, टाइम बढ़ने के सेम बैटिंग हुए थे तो ये फाउंड दैट वॉल्यूम। हाँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये क्या हुआ है, जिंक और प्लस एनसीएल का रिएक्शन कराया गया है। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, ZnCl2 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं, जिंक सॉलिड है यहाँ पर, और हाइड्रोजन क्या है, Cl क्या है लिक्विड में, और H2 गैस जो निकलता है वो हाइड्रोजन यहाँ पर निकलता है गैसियस स्टेट में। तो जब भी रिएक्शन लिखो ना तब उनके बगल में क्या हो, मीडियम लिख दो कि वो किस मीडियम में है, स्टेट्स ऑफ मैटर किस में है, उसमें सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वैसा बगल में लिख देना चाहिए। ये नहीं कि Zn प्लस NCl, अरे तो Zn प्लस NCl किस फॉर्म में लिया, वो सॉलिड में है ना। तो ये रिएक्शन करवाया गया और देखा गया कि देखो ये एक मोलरिटी, जब मैंने केवल एक मोलरिटी NCl डाला उस जिंक में, तो देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम, यहाँ T=0 है, वॉल्यूम 0 है। जब मैंने Zn में केवल एक मोल NCl डाला, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये केवल इतना ही मैक्सिमम क्या हुआ, टाइम के साथ इतना वॉल्यूम हमको मिला। लेकिन जब मैंने 2 मोलरिटी NCl लिया तो ये जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो कहाँ तक, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ तक मिला। तो ये तो ज़्यादा है ना, क्यों क्यों प्रोडक्ट ज़्यादा मिला, क्योंकि हमने रिएक्टेंट ही ज़्यादा लिया। देख रहे हो 2 मोलरिटी NCl लिया, रिएक्शन क्या है, Zn प्लस NCl, ये बैलेंस नहीं किया हुआ है, बैलेंस कर लेना, ZnCl2 प्लस H2, और ये गैसियस होता है, और ये सॉलिड में लेते हैं, और NCl क्या आते हैं, लिक्विड में। तो जिंक क्लोराइड, ZnCl को क्या पढ़ते हैं, ZnCl2 को जिंक क्लोराइड पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये दिखाता है कि अगर हमने रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट की जो मात्रा है वो भी हमें ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर एक 293 केल्विन में रखा, तो टाइम बढ़ने 293 पे हमने एक मोलरिटी ही HCl लिया, और 308 केल्विन पे भी हमने एक मोलरिटी HCl लिया। तो हाइड्रोजन क्या क्या मिला, तो देखो तो 293 केल्विन पे हमें इतना ही हाइड्रोजन मिला, देखो यहाँ पर ये वैल्यू वाई एक्सिस पे। लेकिन जब हमने 308 केल्विन पे 1 मोलरिटी HCl लिया, तो देख रहे हो हमें यहाँ पर ये वॉल्यूम मिल रहा है हाइड्रोजन का। तो ऑफ कोर्स ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलता है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ में आ रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले 3 मेन हमारे थे, एक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और एक कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, तो कैटालिस्ट सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं बिना उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कभी भी उनका यूज नहीं होता है कैटालिस्ट का, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सबसे एक फेमस एग्जांपल मेरे ख्याल से है जैसे कि एक हाइड्रोजनेशन का आपने पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन जिसमें कि हम लोग उसमें क्या लेते थे, पैलेडियम लेते थे मेरे ख्याल से, पैलेडियम या कुछ है। जैसे कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और कैटलिस्ट खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो यूज नहीं होता है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आपको पता है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। कैटलिस्ट और कुछ नहीं करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने से क्या होगा कि उस रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको कम एनर्जी पे ही क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होने के चलते जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो एनर्जी लूज करके फिर प्रोडक्ट बना देगा। तो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस चीज का यूज करते हुए कैटलिस्ट क्या करते हैं
कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन कैटलिस्ट एक काम और भी कर सकता है कि वो रेट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन को और ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे ये H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कोई सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने से क्या होगा कि वो रिएक्शन बहुत समय लगेगा उसको प्रोडक्ट बनने में, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन काफी लंबी है ना, आपको याद है रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2SO4.X याद है? ये रस्टिंग का फॉर्मूला था Fe2SO4, ऐसा तो X2 कुछ ऐसा था ना, ऐसा ही था कुछ मेरे ख्याल से। तो होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दोगे तो प्रोडक्ट बहुत देरी से बनेगा। तो ये चीज हो गया। देखो नेगेटिव कैटलिस्ट के एग्जांपल भी दिए हैं, ग्लिसरीन, यूरिया, एसिटिनालाइड। यूरिया का एग्जांपल NH2, यूरिया का पता है केमिकल फॉर्मूला NH2CO, NH2 बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है यूरिया। ग्लिसरीन, सोडियम पायरोफॉस्फेट डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड हेंस एक्ट एज ए स्टेबलाइजर ऑफ H2O2, ठीक है। इनफैक्ट H2O2 का बहुत मेडिसिनल यूज है, ये मेडिसिन में यूज होता है ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। तो कोई नहीं चाहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए। किसमें टूट रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? वाटर और ऑक्सीजन में। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वाटर और ऑक्सीजन में टूटे, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक कुछ ऐसा कैटलिस्ट लाओ जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे? घटा दे। रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने से क्या होगा? प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है काफी अनस्टेबल है, ये हमेशा चाहता है कि मैं डिसोसिएट हो जाऊं। किसमें? यहाँ वाटर में और ऑक्सीजन में। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको स्टोर करके रखना, क्योंकि इसका यूज है मेडिसिन में, बहुत अच्छा यूज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या पढ़ते हैं इसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पर PROXIDE, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम क्या यूज करते हैं? ग्लिसरीन या यूरिया, एसिटिनालाइड या सोडियम पायरोफॉस्फेट, जो क्या करता है कि इसके जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A क्या है? B+C में क्या हो गया? डिसोसिएट कर गया, तो इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसको हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो हम नहीं चाहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूट के वाटर और ऑक्सीजन बन जाए, फिर हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा। हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? कैसे कैटलिस्ट का यूज करते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट का, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे? घटा दे। तो ग्लिसरीन, यूरिया, एसिटिनालाइड, सोडियम पायरोफॉस्फेट इस तरह के एग्जाम्पल हैं और इनका हम यूज करते हैं ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा है वैसा ही बना रहे। Although it is possible to increase the rate of reaction by increasing temperature, the use of catalyst has a lot of significance. तो देखो हमने अभी भी पढ़ा कि टेम्परेचर को बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये बढ़ जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल बड़े लेवल पे जब हमें रिएक्शन करवाना है, जैसे अमोनिया का बनाना है, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को करना होगा और कैटलिस्ट देना होगा, और तो हम टेम्परेचर बढ़ा के भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से रिएक्टेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है। बड़े स्केल पे आप लेबोरेटरी में कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़े स्केल पे टेम्परेचर बढ़ाने से कॉस्ट भी बढ़ता है। तो इस तरह के कॉस्ट से बढ़ने के चलते हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर न बढ़ा के हम कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट भी कम रहता है, हमारा प्रोडक्ट भी आसानी से बन जाता है। तो ज़्यादातर हम यूज़ क्या करते हैं? कैटलिस्ट का ही यूज कर लेते हैं। यही लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में कि ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा आएगी, लेकिन
ये फिजिबल नहीं है, ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं देगा, ज़्यादा पैसा लग जाएगा इसमें बनाने में। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देख रहे हो, टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो ये चीज़ लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल्स में आते हैं तो 4A + 5B 4C और 6D ये एक रिएक्शन है और सभी गैसेस स्टेट में। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए इज इतना, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में ये है, देन राइट द रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी सी एंड डी। तो अगर हम बात करें इसमें गाइस, तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या लिखेंगे, -1/4, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/5। याद है ना, जो कॉफिशिएंट होगा उसको 1 लिख देना, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी यहाँ लिख दो, ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम में एसेंशियल टाइम, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी सी एंड डी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी सी एंड डी। तो हमें क्या लिखना है, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, -डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो 4 इधर क्या है, 4 क्या है, अगर मैं इन दोनों को चुनूं, ठीक है, इन दोनों को चुनूं, ठीक है, एक इक्वेशन की तरह लूँ, तो 4 इधर डिवाइड में है, तो ये साइड जाके यानी RHS साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4/5 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इसको, इस वाले को और इस वाले को लूँ, एक क्या करूँ, इक्वेशन के रूप में, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसमें आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर एक बार मैं इसको और इसको लूँ, ठीक है, यानी कि -1/4 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/6 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 जो है, क्योंकि हमें इसके डिसअपेरेंस को इसमें दिखाना है, ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा क्या हो जाएगा, 4 इधर डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4/6 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख रहे हो, -4/5 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यानी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 4/6 इंटू चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये ले लिए हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इतना, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू इतना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये सब हमारा आ गया। तो सबसे पहले क्या करना कि एक रेट लिख लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1 कर देते हैं, और अगर रिएक्टेंट साइड है तो माइनस में लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड है तो प्लस में लिखते हैं, और उसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो वहां पर आप इक्वेशन लेके बनाते जाओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा शायद। देखो a + 2b है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, 5c + 3d, और द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C है ना इज 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.04 मोल पर लीटर एट 2 सेकेंड। फाइंड आउट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B एंड आल्सो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C। तो गाइस यहाँ देखो, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1/5 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। अब देखो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C 0.06 है, ठीक है। तो यहां से आप देख लो, तो 1/2 चेंज इन, अब साइन को छोड़ दो, ठीक है, साइन तो बस हमारा दिखाने के लिए रहता है कि हाँ ये घट रहा है। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यही हो गया ना। अब ध्यान से देखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट लगता है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है हमारा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C,
ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.06 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है ना। तो इसकी जगह मैं लिख दूं तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये 1/2 है। तो 2 इस तरफ क्या है, LHS तरफ क्या है, डिवाइड में है, तो RHS तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2/5 इंटू, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 0.06 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो 0.06, ठीक है, ये कितना देगा 0.024 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ रही है। हमने क्या किया, ये कहाँ से लिखा मैंने, तो मैंने कहा था कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना उसको 1 लिख देते हैं। तो 2 है, 2b है, तो -1/2 चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, ये 5 है तो +1/5 क्योंकि प्रोडक्ट में था, इंटू चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अब हम दोनों को ले लिए और माइनस प्लस को क्यों हटा दिया, क्योंकि माइनस और प्लस बस केवल दिखाने के लिए है। समझ में आ रहा है, वो एक दिखाने के लिए है कि चलो रिएक्टेंट है तो घट रहा है और प्रोडक्ट है तो बढ़ रहा है, तो माइनस प्लस। अब हम 1/2 इसको जस्ट उतार दिए, 1/2 चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू 1/5 इंटू चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, ये 2 क्या है, LHS में डिवाइड में है तो RHS में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2/5 इंटू, और चेंज कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम कितना दिया हुआ है 0.06 मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो सी है इसका जो कंसंट्रेशन है वो हर सेकंड 0.06 मोल पर लीटर से क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि सी प्रोडक्ट में है। यानी कि अगर एक सेकंड में 0.06 था तो दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, इस 0.12 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा 0.18 मोलरिटी, क्या मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी हो जाएगा। चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा 0.24 मोलरिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हर सेकंड क्या है 0.06 मोलरिटी से क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इतना। समझ में आ रहा है। जब भी आप इस यूनिट को देखो तो ये किसका यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, ना कि कंसंट्रेशन का यूनिट है। और रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में काफी अंतर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ऑफ कोर्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान में रखना, ठीक है। ये और कुछ मैंने किया क्या, कुछ नया किया, यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप मैंने कुछ नया नहीं किया, ठीक है। बस माइनस प्लस साइन को किया, क्योंकि मुझे पता है कि, मुझे तो पता है ना कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। वैसे अगर आप साइन रखना भी चाहते हो तो रख सकते हो, यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पर आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा गाइस, -0.024 मोल पर लीटर पर सेकंड। माइनस क्या दिखा रहा है कि हर सेकंड बी का जो कंसंट्रेशन है, बी जिस रेट से घट रहा है वो माइनस वो 0.024 है, ठीक है। अरे वो समझ में, तो ये चीज अब इसको अभी क्वेश्चन बना नहीं है। अभी देखो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट घटते जाएगा समय के साथ, और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा समय के साथ। ये क्या, और ये कौन बताएगा कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ये कौन बताएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो यहाँ मैंने देखा कि बी का क्या है, बी हर सेकंड 0.024 माइनस दिया हुआ है ना, 0.024 मोल पर लीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी तो 0.04 है एट 2 सेकंड, फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड आल्सो द चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद वो कितना है 0.04 मोल है, ठीक है। तो 2 सेकंड में वो गाइस वो कितना वो कम हो गया होगा, तो 2 सेकंड में 0.024 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 0 0। 2 सेकंड में वो इतना क्या होगा, मोल पर लीटर इतना घट गया होगा। समझ में आ रहा है। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब मुझे नहीं पता वो कुछ एक्स होगा, मुझे नहीं पता वो कुछ एक्स मोलरिटी होगा, कौन, बी का अपना कुछ एक्स मोलरिटी होगा, ठीक है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो बी का अपना कुछ एक्स मोलरिटी रहा होगा, और हमें यहाँ पता चला कि बी जो है, बी कितने रेट ऑफ रिएक्शन से घट रहा है 0.024 से। और 2 सेकंड के बाद बात करिए कि 2 सेकंड बाद कंसंट्रेशन कितना है बी का, अभी भी इतना बचा हुआ है, और खत्म कितना हो गया, इतना खत्म हो गया।
तो टोटल कितना रहा होगा 0.04 प्लस 0.048 यानी कि कितना हो गया ये 8.480। ठीक है, ये हो गया मोल पर लीटर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा बी का इनिशियल, ये होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ एंड ऑल्सो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो चेंजिंग कंसंट्रेशन कितना हुआ है 0.048 और क्या, तो हमारा आ गया ये। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.088 जो मेरा भी आया है, और चेंजिंग कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.048 हो जाएगा। देखो इसमें किया कुछ नहीं किया, फिर से बताता हूँ। बी जो था वो बाद में सी बना, सी का रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इस सी के रेट ऑफ रिएक्शन से मैंने बी का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, तो मुझे पता चला कि 0.024 मोल पर लीटर पर सेकेंड से इसका जो क्या है कंसंट्रेशन है वो घट रहा है, और रिएक्शन 2 सेकेंड तक हुआ। 2 सेकेंड के रिएक्शन के बाद भी तो ठीक है, 2 सेकेंड के रिएक्शन के बाद भी इसका कितना कंसंट्रेशन है 0.04, ठीक है, मोलरिटी बचा हुआ था। अभी भी 2 सेकंड तक रिएक्शन हो गया, मुझे नहीं पता, शुरू में मान लो x मोलरिटी था, 2 सेकंड तक रिएक्शन हुआ, ठीक है, शुरू में x मोलरिटी मान लो मैंने लिया b का, मुझे नहीं पता, और 2 सेकंड तक रिएक्शन भी हुआ, और फिर भी 0.04 क्या बचा हुआ है 0.04 मोलरिटी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना था, कि टोटल कितना था बताओ, टोटल कितना था, टोटल हमारा क्या होगा, हमारा 0.04 प्लस और 2 सेकंड तक तो 0.024 इंटू 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हर सेकंड इसका मोलरिटी इतना घट रहा था, तो 2 सेकंड में कितना घट गया होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.048 घट गया होगा, और घटने के बाद भी अभी भी कितना बचा हुआ है 0.04 बचा हुआ है, 2 सेकंड के बाद भी 0.04 बचा हुआ है, इतना घट गया 2 सेकंड में, और घटने के बाद भी इतना कंसंट्रेशन बचा हुआ है, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना होगा 0.088। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा चेंजिंग कंसंट्रेशन, तो हमारा शुरू का कंसंट्रेशन इतना था और बाद में 2 सेकंड के बाद इतना कंसंट्रेशन बचा था ना, तो दोनों को हटा देंगे तो चेंजिंग कंसंट्रेशन निकाल लिया, समझ में आ रहा है। तो हमारा सी का रेट ऑफ रिएक्शन तो बी का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, और माइनस के लिए दिखा रहा है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव है, यानी कि समय के साथ इसका जो कंसंट्रेशन है बी का वो क्या होगा घटते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करना। डिकम्पोजिशन ऑफ NO इज स्टडी बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन, इसको खुद से भी आप ट्राई करना एक बार और मुझे बताना कि ये बना कि नहीं। अगले चैप्टर में हम इसी से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, बस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, बस ये पढ़ना होगा अगले क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।